रखा था, जहाँ एक तरफ एसेस्टा जू ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस माइनिंग वाले एरिया से ड्रैगन स्टोन को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर यूलैन ने उस ड्रैगन स्टोन के बदले में एसेस्टा जू को अपनी फैमिली के सारे टायर्स ऑफर कर दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ वुजी सूट क्लैन के लिए काम कर रहे एक एल्डर के पास भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब से सभी इमॉर्टल सूट्स गायब हो चुकी हैं। ये सुनकर वो एल्डर वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही थी क्या वो अपने मास्टर जियांग जू को इस बारे में क्या जाकर बताएगा। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें वुजी सूट क्लैन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है और मास्टर जियांग जू खुद वहाँ पे स्पिरिट पूल फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने लिए एक डिवाइन सूट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मास्टर जियांग जू के मास्टर ये जियान ने उसे अपनी इनहेरिटेंस तो दे दी थी, लेकिन उसके पास अपने मास्टर ये जियान की तरह एक डिवाइन सूट नहीं थी और उसे ऐसा लगता था कि डिवाइन सूट के बगैर 8 माउंटेन एंड 3 रियलम को प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो पिछले हजारों सालों से एक डिवाइन सूट को रिफाइन करने में लगा हुआ था, पर आज तक उसे इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। और तभी मास्टर जियांग जू के डिसेबल कुछ लोगों को पकड़कर वहाँ पे ले आने लगते हैं, उन सभी को स्पिरिट पूल फॉर्मेशन के अंदर डालने के लिए, ताकि मास्टर जियांग जू उनकी सोर्स का यूज करते हुए एक डिवाइन सूट को रिफाइन कर सके। ये देखकर वो बेचारे दोनों कल्टीवेटर्स मास्टर जियांग जू से भीख मांगते हुए कहते हैं, मास्टर जियांग जू प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। और उनमें से एक कल्टीवेटर तो रोते हुए मास्टर जियांग जू को बताता है कि मैं फेंग जियान क्लैन के लीडर का बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब आगे मुझे ही अपनी फैमिली की सोट इनहेरिटेंस मिलने वाली है। जिसपे वो दूसरा कल्टीवेटर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इसी की तरह बहुत जल्द मुझे भी अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस मिलने वाली है, और जब हमें अपनी फैमिली की सोट इनहेरिटेंस मिल जाएगी तो हम दोनों अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस को पूरी तरह से आपके हवाले कर देंगे। लेकिन अभी वो दोनों कल्टीवेटर्स बेचारे यहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी उस एल्डर ने वहाँ पे उन दोनों को उठाकर उस स्पिरिट पूल फॉर्मेशन के अंदर फेंक दिया था। ये देखते ही मास्टर जियांग जू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सोट रिफाइनिंग मेथड को स्टार्ट कर देते हैं और वो स्पिरिट पूल फॉर्मेशन के अंदर मौजूद उन दोनों कल्टीवेटर्स की सोल्स का यूज करते हुए उन्हें आपस में मर्ज करके उस स्पिरिट पूल फॉर्मेशन के अंदर मौजूद सोर्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसे मास्टर जियांग जू वहाँ पे उन दोनों की सोल्स को एक सूट के अंदर डालते हैं तो वो सोट धीरे धीरे ऊपर आवाज में उठने लगी थी, जो देखकर मास्टर जियांग जू थोड़ा खुश होते हुए कहते हैं क्या मेरा ये मेथड वाकई काम कर रहा है। लेकिन अभी मास्टर जियांग जू वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी उस सूट के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और वो दोबारा वहाँ पे नीचे आ गई थी, जिसका मतलब था कि मास्टर जियांग जू यहाँ पे एक बार फिर से फेल हो चुके थे। ये देखकर मास्टर जियांग जू को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं इन दोनों कल्टीवेटर्स की सोच तो बहुत ज्यादा बेकार थी और इन जैसे बेकार कल्टीवेटर्स अपनी फैमिली की सोड इनहेरिटेंस को लेने चले थे, शुक्र है मैंने इन लोगों को पहले ही मार दिया। और ये कहकर मास्टर जियांग जू वहाँ पे बहुत ही गुस्से से चलाते हुए कहते हैं आखिर मैं एक डिवाइन सोड को रिफाइन क्यों नहीं कर पा रहा। और तभी खुद ही वो वहाँ पे सोचते हुए कहता है क्या मैं जो सोड रिफाइनिंग का मेथड यूज कर रहा हूँ क्या वो वाकई ठीक है, कहीं मैं उसमें कोई गलती तो नहीं कर रहा। नहीं, मुझसे कोई गलती कैसे हो सकती है, मास्टर ये जियान भी तो इसी तरह से सोड्स को रिफाइन किया करते थे, लेकिन फिर भी मास्टर ये जियान ने अपनी सोड रिफाइनिंग के मेथड को अपनी फैमिली को ही दिया था। हो सकता है शायद मेरे मेथड और उस वाले मेथड में कोई डिफरेंस हो। और ये कहकर मास्टर जियांग जू वहाँ पे किसी गहरी सोच में चला गया था और मास्टर जियांग जू को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर वहाँ पे खड़ा हुए एक एल्डर उनके सामने झुकते हुए कहता है लॉर्ड जियांग जू प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं अभी भाई शिबा को जाकर ऑर्डर देता हूँ कि वो जल्द से जल्द जाकर जियांग फैमिली से उनसे उनके सोड रिफाइनिंग मेथड को लेकर आए। अपने एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर जियांग जू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है ऐसा करके क्या तुम अपने मास्टर को एक लूजर दिखाना चाहते हो। जिस पे वो एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से मास्टर जियांग जू के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है प्लीज मेरी गलती को माफ कीजिएगा, आप फिक्र ना करें, मैं ये बात किसी को भी पता चले बगैर उस सोड रिफाइनिंग मेथड को आपके पास ले आऊंगा। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर मास्टर जियांग जू वहाँ पे खुद से ही कहता है अगर जियांग फैमिली सोड रिफाइनिंग मेथड का भी यूज करते हुए एक डिवाइन सोड को रिफाइन नहीं कर सकती तो फिर मुझे खुद से ही ये सब करना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस ड्रैगन स्टोन को हासिल करने के लिए मास्टर जियांग और यूलैन ने अपनी फैमिली के सारे टायर्स लाकर एसेस्टा जू के सामने रख दिए थे, लेकिन एसेस्टा जू को वहाँ पे अभी तक कोई एक सिंगल टायर भी इंप्रेस नहीं कर पाया था। और तभी यूलैन वहाँ पे अपनी फैमिली के एक सीक्रेट टायर बॉक्स लेकर आती है, जो देखकर मास्टर जियांग अपने सीक्रेट टायर बॉक्स की तारीफ करते हुए एसेस्टा जू से कहता है अगर आप हमें वो ड्रैगन स्टोन दे देते हैं तो इन सभी टायर्स के साथ साथ हमारी जियांग फैमिली का सीक्रेट टायर बॉक्स भी आपका हो जाएगा। और ये कहकर मास्टर जियांग अपनी बेटी यूलैन को आगे आकर एसेस्टा जू को सीक्रेट टायर बॉक्स दिखाने के लिए कहते हैं, जिसपे यूलैन भी आगे आकर उस सीक्रेट टायर बॉक्स को ओपन करके उसके अंदर मौजूद टायर्स को एसेस्टा जू को दिखाने लगती है, जिसके अंदर वाकई काफी सारे खास टायर्स मौजूद थे। और मास्टर जियांग वहाँ पे एसेस्टा जू को अपने सीक्रेट टायर बॉक्स के बारे में बताते हुए कहते हैं इस सीक्रेट टायर बॉक्स के अंदर सभी के सभी टायर्स एंशिएंट टाइम्स के हैं, क्योंकि ये सीक्रेट टायर बॉक्स हमारी जियांग फैमिली में नस्ल दर नस्ल चलते हुए आ रहा है। लेकिन वो सीक्रेट टायर बॉक्स भी एसेस्टा जू को यहाँ पे इंप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि एसेस्टा जू ने तो वहाँ पे एक बार उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा था, जो देखकर मास्टर जियांग एसेस्टा जू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज आप एक नजर इसे देख लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको हमारी फैमिली का सीक्रेट टायर बॉक्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जिसपे एसेस्टा जू की बजाय बर्निंग करोई आगे बढ़कर उस सीक्रेट टायर बॉक्स को देखने लगता है, जिसके अंदर टॉप ग्रेड के जेट स्टोन्स के साथ साथ और भी काफी सारे टायर्स मौजूद थे, जो देखकर बर्निंग करोई भी वहाँ पे थोड़ा खुश होते हुए कहता है ये टायर बॉक्स इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा खास भी नहीं है कि ये हमारे एसेस्टा जू को इंप्रेस कर सके। बर्निंग करोई की ये बात सुनकर यूलैन वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहती है अभी तक मैंने सीनियर को अपनी जियांग फैमिली के ऑलमोस्ट सारे टायर्स दिखा दिए हैं, लेकिन उन्हें हमारी फैमिली का कोई भी टायर इंप्रेस नहीं कर पाया। मुझे लगता है उस ब्लू ड्रैगन स्टोन को हासिल करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा
मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सीनियर को तुम्हारी फैमिली का कोई ट्रायल पसंद ही नहीं आ रहा। और अभी यूलन यहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी एंसेस्टर जू वहाँ पे जियांग फैमिली के एंसेस्टर हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वहाँ पे क्या मौजूद है, क्योंकि एंसेस्टर जू को वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। एंसेस्टर जू की ये बात सुनकर एक पल के लिए तो मास्टर जियांग और यूलन को भी एक झटका लगता है, लेकिन तभी मास्टर जियांग खुद को संभालते हुए एंसेस्टर जू को बताते हैं कि वो तो हमारी जियांग फैमिली का एंसेस्टर हॉल है, जिसके अंदर बस कुछ टूटी हुई विकासी सोर्स मौजूद है। जिस पे एंसेस्टर जू कोल्टून में उससे कहते हैं क्या वाकई ही। एंसेस्टर जू की ये बात सुनकर मास्टर जियांग वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ा गया था, और तभी एंसेस्टर जू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी सोर्स को अपने पास बुलाते हैं। और एंसेस्टर जू का इशारा पाते ही वो सभी सोर्स भी बहुत ही तेजी से उड़ते हुए एंसेस्टर जू के पास आने लगी थी, जो देखकर तो मास्टर जियांग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि एक सोर्स रिफाइनर होने के बावजूद भी वो भी इतनी अच्छी तरह से सोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और वो भी अपने सिर्फ एक इशारे से। इवन अपने पिता के साथ साथ यूलन भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। लेकिन उन सभी सोर्स को एंसेस्टर जू की तरफ बढ़ते हुए देखकर मास्टर जियांग को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी सोर्स एंसेस्टर जू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए मास्टर जियांग वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़कर उन सभी सोर्स को रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं ये तुम सभी क्या कर रहे हो। लेकिन वो सभी सोर्स मास्टर जियांग के रुकने के बावजूद भी वहाँ पे नहीं रुकती, जो देखकर तो मास्टर जियांग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उनकी सोर्स उनकी बात क्यों नहीं मान रही। वहीं उन सोर्स को अपने एंसेस्टर की तरफ बढ़ते हुए देखकर निंग यू भी बीच में आते हुए उन सभी सोर्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो सभी सोर्स निंग यू के अटैक को भी डॉज करते हुए सीधा एंसेस्टर जू के सामने आके रुक गई थी। और यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी सोर्स एंसेस्टर जू के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, जो देखकर यूलन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है आज इन सभी सोर्स के अंदर दोबारा एनर्जी कहाँ से आ गई, और ये सभी सोर्स इस तरह से सीनियर के सामने आके रुक क्यों गई है। क्या ये उन्हें अपना मास्टर समझ रही है? पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं ये सब देखकर निंग यू को भी एक झटका लगता है, और वो भी हैरान होते हुए एंसेस्टर जू से पूछती है एंसेस्टर ये सभी सोर्स इस तरह से आपके सामने आके रुक क्यों गई है, और उसी के साथ ये सभी सोर्स दिखने में जिंदा क्यों लग रही है। जिस पे एंसेस्टर जू वहाँ पे निंग यू को बताते हैं क्योंकि इन सभी सोर्स को अलग अलग सोल्स के साथ मर्ज करते हुए रिफाइन करने की कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। और ये कहकर एंसेस्टर जू वहाँ पे कोड लुक से मास्टर जियांग की तरफ देखते हुए कहते हैं तो ये है तुम लोगों का सोर्स रिफाइनिंग मेथड। एंसेस्टर जू की ये बात सुनते ही निंग यू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक आगे बढ़ते हुए जाकर मास्टर जियांग को गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया था, और वो वहाँ पे बहुत ही गुस्से से मास्टर जियांग से कहती है कि तुम लोग इतने ज्यादा घटिया कैसे हो सकते हो, तुम एक सोल को रिफाइन करने के लिए एक जिंदा पर्सन को मार के उसकी सोल को उसके साथ मर्ज कर देते हो। ये सब तो हेवन के रूल्स के खिलाफ है। इवन ऐसा कुछ तो इवल क्लैंस भी नहीं करते, पर तुम लोग तो उनसे भी ज्यादा घटिया हो, जो तुम लोग एक मामूली सी सोड के लिए अपने ही लोगों को कत्ल कर देते हो। मेरा दिल तो कर रहा है कि तुम्हें अभी के अभी यहीं पे खत्म कर दो। ये देखकर यूलन जल्दी से एंसेस्टर जू से कहती है सीनियर जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पिता को बचाने के लिए एंसेस्टर जू के सामने झुकने ही वाली थी, तभी अचानक वो सभी सोर्स दोबारा वहाँ पे एक्शन में आ जाती है, और उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी बहन को एंसेस्टर जू के सामने झुकने से रोक दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उन 8 सोर्स के अंदर यूलन के भाइयों की सोल्स मौजूद थी, जिन्होंने एक डिवाइन सोर्ड को रिफाइन करने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी थी। और उन सभी सोर्स को इस तरह से यूलन की रक्षा करते हुए देखकर एंसेस्टर जू कोल्टून में उससे पूछते हैं ये सभी सोर्स इस तरह से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, क्या इनके अंदर तुम्हारे किसी ब्लड रिलेटिव की सोल मौजूद है? मैंने ठीक कहा ना? एंसेस्टर जू की ये बात सुनकर बनने को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो वहाँ पे गुस्से से यूलन से कहता है तुम लोग तो डीमन से भी ज्यादा बुरे हो, क्या तुम सभी लोग पूरी तरह से पागल हो गए हो? आखिर तुम उस मामूली सी सोड को हासिल करने के लिए इतना ज्यादा पागल क्यों हो, जिसके लिए तुम लोग अपने पैरों तक की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हो? और तभी यूलन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए एंसेस्टर जू को बताती है इन सभी सोर्स के अंदर मेरे ब्रदर्स की सोल्स मौजूद है। और यूलन कैसा कहते हैं हमें वहाँ पे यूलन के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका बचा हुआ आखिरी भाई भी अपनी कुर्बानी देने के लिए स्पिरिट पूल फॉर्मेशन के अंदर जा रहा था, लेकिन यूलन वहाँ पे एक छोटी बच्ची होने के बावजूद भी उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। और वो वहाँ पे अपने भाई को जोर से पकड़ते हुए कहती है नहीं भाई, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मेरे पास बस एक ही भाई बचा है और उसे मैं किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती। पहले वाले ब्रदर्स को भी अपनी कुर्बानी देकर क्या मिला, वो सभी भी तो वहीं पे फेल हो गए थे, फिर आप अपनी कुर्बानी क्यों देने जा रहे हैं? और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही जोर जोर से रोते हुए अपने भाई को अपनी कुर्बानी देने से मना कर रही थी। और ये सीन यहाँ पे वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था। लेकिन तभी यूलन के ब्रदर वहाँ पे उसे तसल्ली देते हुए कहता है आज तक मैंने अपनी सारी जिंदगी सोड रिफाइनिंग में ही गुजार दी, और इस बीच मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी छोटी सी यूलन इतनी बड़ी कब हो गई। तुम्हें इसी तरह से आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़कर हमारी जियांग फैमिली का नाम रोशन करना होगा, पर अब तुम्हारे भाई के जाने का वक्त आ गया है। जिसपे यूलन वहाँ पे बेचारी और भी ज्यादा जोर जोर से रोते हुए कहती है नहीं, मैं आपको मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और ये कहते हुए उसने वहाँ पे अपने भाई को बहुत ही जोर से हक कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को नहीं छोड़ने वाली। ये देखकर उसका भाई भी उसे आखिरी बार हक करते हुए कहता है याद रखना तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मुझे माफ कर देना, अब मुझे जाना ही होगा। और ये कहकर वो वहीं पे अपनी बहन को बेहोश करते हुए उससे कहता है तुम सो जाओ और जब तुम दोबारा उठोगी तब तक सब कुछ ठीक हो चुका होगा। और ये कहकर वो अपनी बहन यूलन को वहीं पे छोड़कर अपनी कुर्बानी देने के लिए स्पिरिट पूल फॉर्मेशन के अंदर चला गया था। और उसके भाई ने यहाँ पे असल में ये कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि फ्यूचर में आगे चलकर उसकी बहन को ये
लिए कुर्बानी ना देनी पड़े। यूलन की ये सारी कहानी सुनकर एसेस्टाजू वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, ओ तो तुम लोग यहाँ पे अपने प्यारों के साथ ऐसा करते हो, वाकई तुम लोगों के दिल तो किसी लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। वेरी गुड, तुम सभी लोग बहुत आगे जाओगे। तभी बनने को वहाँ पे गुस्से से यूलन से कहता है, तुम लोगों ने एक मामूली सी सूट को रिफाइन करने के लिए अपने 8 भाइयों की कुर्बानी दे दी। अगर फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द तुम्हारी जियांग फैमिली का नाम निशान ही मिट जाएगा। अब तुम लोग ही बताओ, क्या वाकई ये उस डिवाइन सूट को रिफाइन करने के लिए वर्थ इट होगा? जिसपे मास्टर जियांग वहाँ पे गुस्से से खड़े होते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स वर्थ इट होगा। एंशिएंट टाइम से ऐसा ही चलता आ रहा है। हमारे एंसेस्टर्स ने भी तो उस डिवाइन सूट को रिफाइन करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, तभी वो लोग जाकर एक पेयरलेस डिवाइन सूट को रिफाइन कर पाए थे, जिसकी मदद से एंसेस्टर ही जियांग ने 8 माउंटेन एंड सी रियलम में चारों तरफ शांति ही शांति फैला दी थी। और अब हम लोग भी दोबारा वही करने वाले हैं। हम लोग भी उसी तरह की एक पेयरलेस डिवाइन सूट को रिफाइन करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हम सभी को अपनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आगे आने वाली नस्ल के लिए हम अपनी कुर्बानी तक भी दे देंगे। तभी यूलन वहाँ पे अपने पिता की बात आगे बढ़ाते हुए एंसेस्टर जू को बताती है कि एंसेस्टर ही जियांग के गायब होने के बाद उनकी इनहेरिटेंस जियांग जू को मिली थी, और वो एंसेस्टर ही जियांग की तरह पावरफुल तो है, लेकिन उसके पास बस एक डिवाइन सूट की कमी है। और अगर उसके पास वो डिवाइन सूट ना हुई और 10,000 साल पहले जब उन मोस्टर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो उन्होंने दोबारा हमारे 8 माउंटेन एंड सी रियलम के ऊपर हमला कर दिया, तो जियांग जू एंसेस्टर ही जियांग की तरह हमारे इस प्यारे से 8 माउंटेन एंड सी रियलम को नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम लोगों को किसी भी हालत में उस डिवाइन सूट को रिफाइन करना ही होगा। यहाँ पे असल में यूलन उन्हीं एंशिएंट गॉड्स के बारे में बात कर रही थी, और आपको याद ही होगा कि उन एंशिएंट गॉड्स के साथ फाइट करने के लिए एंसेस्टर जू के मास्टर के साथ एक स्वॉर्ड मैन भी गया था, और वो स्वॉर्ड मैन कोई और नहीं बल्कि ये जियांग ही था। यूलन की ये सारी बातें सुनकर बनने को उससे कहता है, क्या तुम्हारा वो मास्टर जियांग जू उस डिवाइन सूट के बगैर अपने 8 माउंटेन एंड सी रियलम की रक्षा नहीं कर सकता? क्या वो इतना ज्यादा कमजोर है कि उसे 8 माउंटेन एंड सी रियलम की रक्षा करने के लिए उस डिवाइन सूट की जरूरत है? और अभी बनने को यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही भाई शिबा वहाँ पे आते हुए गुस्से से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे हमारे स्वॉर्ड मास्टर जियांग जू की बेइज्जती करने की? और ये कहकर वो वहाँ पे मास्टर जियांग को धमकी देते हुए कहता है, मास्टर जियांग मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। जिस पे मास्टर जियांग डरते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं, हम स्वॉर्ड मास्टर की बुराई नहीं कर रहे थे, आपको बस गलतफहमी हुई है। और ये कहकर मास्टर जियांग उसके पास जाते हुए उससे पूछता है, आप यहाँ पे अचानक से क्यों आ गए? आपने तो हमें 10 दिन का टाइम दिया था ना, और अभी तक तो 10 दिन पूरे नहीं हुए। जिस पे भाई शिबा गुस्से से उससे कहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम लोग स्वॉर्ड को रिफाइन करने की बजाय दूसरे फालतू कामों में पड़ गए हो। भाई शिबा की ये बात सुनकर यूलन थोड़ा गुस्से से उससे कहती है, हमारी जियांग फैमिली उस डिवाइन स्वॉर्ड को रिफाइन करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए प्लीज आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि हम उसी डिवाइन स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यूलन की ये बात सुनकर भाई शिबा गुस्से से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम दोनों बाप बेटी हर बार यही कहते हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें 10 दिन तो क्या, अगर हजारों साल भी दे दूं तो फिर भी तुम लोग उस डिवाइन स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उस स्वॉर्ड रिफाइनिंग वाले मेथड को हमारे हवाले कर दो। मास्टर जियांग जू खुद ही अपने लिए उस डिवाइन स्वॉर्ड को रिफाइन कर लेंगे। भाई शिबा की ये बात सुनकर यूलन गुस्से से उससे कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्वॉर्ड रिफाइनिंग का मेथड हमारे एंसेस्टर्स ने हमारी जियांग फैमिली को दिया था, इसलिए सिर्फ जियांग फैमिली के लोग ये स्वॉर्ड रिफाइनिंग मेथड को यूज कर सकते हैं, और अगर कोई और उस स्वॉर्ड रिफाइनिंग मेथड को यूज करेगा तो उससे एक ऐसी इवल सूट बनेगी जो कि हमारे इस प्यारे से 8 माउंटेन एंड सी रियलम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। यूलन की ये बात सुनकर निंग्यू एंसेस्टर जू से पूछती है, एंसेस्टर क्या यूलन जो कुछ कह रही है वो सब सच है? जिस पे एंसेस्टर जू भी थोड़ा सीरियस होते हुए हमें अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। वहीं यूलन की ये बात सुनकर भाई शिबा गुस्से से मास्टर जियांग को धक्का देते हुए कहता है, तुम लोगों के पास हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना रेडी होता है। मुझे तो लगता है तुम्हारी जियांग फैमिली चाहती ही नहीं है कि हम एक डिवाइन सूट को रिफाइन कर सके, इसलिए मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप उस मेथड को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी जियांग फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर उसने वहाँ पे यूलन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन तभी निंग्यू ने बीच में आते हुए उसके ऊपर हमला करके उसके हमले को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो वहाँ पे गुस्से से भाई शिबा से कहती है, तुम्हारा मास्टर जियांग जू दूसरे लोगों से उनकी चीजें क्यों छीनना चाहता है? मुझे तो तुम और तुम्हारा मास्टर किसी लुटेरों के ग्रुप से कम नहीं लग रहा। जिस पे बर्निंग करो भी आगे आकर निंग्यू की हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मुझे लगता है वो जियांग जू तो लुटेरों के ग्रुप का लीडर होगा। बर्निंग करो की ये बात सुनकर भाई शिबा गुस्से से उसे कहता है, ये पूरा 8 माउंटेन सी रियलम सिर्फ मास्टर जियांग जू की वजह से एग्जिस्ट कर पा रहा है। अगर मास्टर जियांग जू नहीं होते तो अब तक 8 माउंटेन एंड सी रियलम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता। और आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की? अब तो मैं तुम लोगों को ऐसी मौत दूंगा कि तुम लोगों ने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस पे एंसेस्टर जू वहाँ पे कोल्ड स्मेल करते हुए उसे कहते हैं, ओ तू कैसे मारने वाले हो तुम हमें? जिस पे भाई शिबा एंसेस्टर जू को देखते हुए गला काटने का इशारा करता है, लेकिन उसने तो वहाँ पे सिर्फ इशारा किया था, लेकिन एंसेस्टर जू ने तो वहाँ पे सचमुच अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए एक ही झटके में उसकी बॉडी को उसके साथ सिला कर दिया था। ये देखकर बेचारी यूलन वहाँ पे एंसेस्टर जू को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, और वहाँ पे भाई शिबा का सालों लगते हुए एक तरफ जाके गिरा था, और इसी के साथ वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जैसे वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब ये लोग बेचारे यहाँ पे कहाँ जानते थे कि हेल गॉड क्या चीज है। वहीं यूलन भी बेचारी एंसेस्टर जू की ऐसी कमाल की पावर देखकर अपने मन में कहती है, इस सीनियर की पावर तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अपनी इस कमाल की पावर की मदद से मुझे लगता है सीनियर मास्टर जियांग जू को भी हरा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बनने को एंसेस्टर जू की इस कमाल के मूव को देखते हुए कहता है, बॉस आपका ये मूव तो वाकई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी था और वो कट तो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन था। एसएस ने वाकई सही कहा था कि उन्हें कोई शॉर्ट स्किल नहीं आती, वो तो बस सिर्फ और सिर्फ काटना जानते हैं। खैर, इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर एसएस 8 माउंटेन सीरियल वाले लोगों को अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकाल कर दिखा दे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।